सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर। आज इन प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था। जुड़ाव का अर्थ होता है लगाव। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। विपदा का अर्थ क्या होता है? मुसीबत। कि जब उसके ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। तो आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? तो उत्तर में वो लिखा गया है कि हाँ, यह बात सच है कि बच्चे को जो है अपने पिता से अधिक लगाव था। बच्चा यहाँ पर जो है कौन है? लेखक शिव पूजन सहाय। तो लेखक ने अपने ही विषय में कहा है कि उनका उनके पिता से अधिक लगाव था। उसके पिता उसका लालन पालन ही नहीं करते थे, उसके संग दोस्तों जैसा व्यवहार भी करते थे, खेलते थे उनके साथ, उसके साथ घूमते थे। परंतु विपदा के समय उसे लाड़ की जरूरत थी, अत्यधिक ममता और माँ की गोद की जरूरत थी। तो उसे जो है अपनी माँ से जितनी कोमलता मिल सकती थी उतनी पिता से नहीं मिल सकती थी। यही कारण है कि संकट में बच्चे को माँ या नानी याद आती है, बाप या नाना याद नहीं आता। तो जब भी कभी मुसीबत पड़ती है तो कभी भी इंसान के मुंह से आप सुन सकते हैं कि वो हाय माँ या नानी याद आ जाएगी, इस प्रकार के जो है वाक्य कहे जाते हैं। तो माँ को जो है मुसीबत में हमेशा हर कोई याद करता है, पिता और नाना आदि को जो है याद नहीं करते हैं। तो माँ का जो लाड है वो घाव को भरने वाले मरहम का काम करता है। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ आप अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना का अर्थ होता है रोना। तो शिशु जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि रखते हैं। उनकी रुचि होती है कि उनके जो साथी हैं उनके साथ खेलें, उनके साथ उनको खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ जो है खेलने में उसे नहीं होती है। और दूसरा कारण जो है वो मनोवैज्ञानिक कारण यह भी है कि बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। वो क्यों होता है कि बच्चों, जब कभी भी आप रो रहे होते हैं अपने साथियों के बीच में तो आपके साथी ही आपको चिढ़ाने लग जाते हैं कि ये तो रोता रहता है। तो इस कारण से जो है अपने मित्रों के बीच में जो है बच्चे कम रोते हैं, सिसकते नहीं हैं, ना ही उन्हें रो कर दिखाते हैं। यही कारण है कि भोलानाथ जो है अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। अगला प्रश्न जो है ये बच्चों आपकी पुस्तक में तो है, आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे जो दिया हुआ है, लेकिन ये परीक्षा उपयोगी नहीं है। सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब तक खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार से तुकबंदी करते हैं, यानी कि लोकोक्तियाँ बोलते हुए जाते हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत खा लो चिड़िया, भर भर खेत, इस प्रकार की तुकबंदी करते हैं। तो आपको यदि अपने खेलों आदि में तुकबंदी जुड़ी हुई दिखाई देती है या फिर याद हो आपको, तो आप उसमें लिख सकते हैं। ये परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न 4 कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के समय में बहुत अंतर आ गया है। जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन चल गए हैं तो हमारी जो है बच्चों की या हम जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको भी इन चीज़ों पर ही खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय कि बाहर की चीज़ों से खेलना। तो भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक जो है एक आत्मीय संबंध हुआ करते थे, जिससे कि खेलने की स्वच्छंदता थी। वे पास पड़ोस के बच्चे भी खेलने के लिए बाहर चले जाते थे। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय नहीं था। खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित की जाती थी। बच्चे अपने आप से बना लेते थे, गुड्डे गुड़िया, छोटे छोटे घर घरौंदे बनाकर जो है खेल लेते थे। घर की अनुपयोगी वस्तुएं ही उनकी खेल की सामग्री बन जाती थी, जो कि उपयोग में नहीं लाई जाती थी। उन चीज़ों से ही बच्चे खेल लेते थे, जिससे कि किसी प्रकार की हानि की संभावना नहीं थी।
धूल मिट्टी से खेलने से पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। ना कोई रोक टोक होती थी, ना कोई डर, ना किसी का निर्देशन। जो भी था वह सब सामूहिक बुद्धि की जो है उपज होता था कि सब मिलकर जैसा सोचते हैं वैसा ही खेल खेलना आरंभ कर दिया जाता था। कोई रोक टोक और कोई डर का जो है उस समय में माहौल नहीं था। और आज जो है भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन होता है कि यहाँ नहीं जाना, तुम्हें वहाँ नहीं जाना, और इसके साथ नहीं खेलना या उसके साथ नहीं खेलना। तो बड़े जो है बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर करते हैं बच्चों के मामले में। और सुरक्षा जो है हर समय सिर पर हावी रहती है, क्योंकि ये डर बना रहता है कि ना जाने कब क्या हो जाए। तो आज खेल या सामग्री जो है वो स्वनिर्मित ना होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी तय कर दी जाती है, इसलिए स्वच्छंदता नहीं होती। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय हो नहीं पाता। अगला प्रश्न है कि पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो पाठ का सबसे जो रोमांचक प्रसंग है वह है अंतिम जो पेज पर दिया गया है, वो था सांप वाला जो प्रसंग है। जब एक सांप जो है बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। यह प्रसंग जो है पाठक के हृदय को भीतर तक हिला देता है। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक हैं। विशेष रूप से बच्चे के पिता का मित्रता पूर्वक अपने बच्चों के खेल में शामिल होना उनके हमारे जो है मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चे भोज, शादी या खेती का खेल खेलते हैं, तो बच्चे का पिता जो है बच्चा बनकर उनमें शामिल हो जाता है, और पिता का इस प्रकार से बच्चा बन जाना एक सुखद अनुभव है जो सभी पाठकों को गुदगुदा देता है। तो ऐसे रोमांचक जो हैं एक प्रसंग जो रहे हैं, जो हमारे भीतर तक जो है हमें रोमांचित कर जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस उपन्यास में इस उपन्यास के जो अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस प्रकार का परिवर्तन दिखाई देता है? ग्रामीण संस्कृति क्या हो? गांव की संस्कृति की। पहले के गांव जो होते थे कच्चे मकानों से भरे हुए, उबड़ खाबड़ या चारों तरफ खेती लहलहाते नजर आते थे। आज के गांव में किस प्रकार का अंतर होता है कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, जबकि सब सामूहिक रूप से जो है खेलते कूदते थे, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का अवबोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य नहीं दिखाई देते। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है कि जब पुरुष इकट्ठे बैठकर एक ही जगह पर जो है काम करते थे। अतः आज की जो ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन है, उन आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते जो कि 30 के दशक के रहे होंगे। जैसे आज तो क्या है, आज घर सिमट गए हैं, लोग जो हैं अपने घर तक सीमित हो गए हैं। घरों के आगे से चबूतरों का जो प्रचलन है वो समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म लिया है। एकल संस्कृति मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज जो होती हैं, यानी कि सिर्फ माता पिता और बच्चे जहाँ रह रहे हैं, दादा दादी नाना नानी कोई साथ नहीं रहता है। तो आज का परिवार जो है वो एकल संस्कृति के जो है परिवार बन गए हैं, जिससे कि समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं, जो परिवार खर्च नहीं कर पाते वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में खेल जाने से जो है रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से जो है बचाना चाहती है, क्योंकि बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि बाहर खेलने से जो है जर्म्स आपके हाथों पे लग जाएंगे। घरों के बाहर जो है अब पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में अब रहने लगे हैं। तो इस कारण से आज की संस्कृति में जो है बहुत बदलाव आया है। अगला प्रश्न है कि यह माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो पिताजी उसके क्या करते थे? पिता का जो है अपने शिशु को नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधों पर जो है बिठाकर गंगा तक ले जाना, लौटते समय पेड़ पर उसे झूला झुलाना, ये बहुत ही मनोहारी दृश्य जो है उत्पन्न करता है। पिता के साथ कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों का चुम्मा लेना, बच्चे के द्वारा जो है मूछें पकड़ने पर जो है बनावटी रोना रोने का नाटक करना, और शिशु का हंस पड़ना अत्यंत जीवंत दिखाई देता है। उसके पश्चात अगला जो है उसमें माँ का भी उतना ही रोल है। माँ के द्वारा जो है गोरस भात खिलाना, तोता मैना आदि के नाम पर जो है खिलाना, उबटना, उसे उसके बालों को बनाना, और बच्चों की टोली को देखकर उसका सिसकना,
बंद करके विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, मूसम तिवारी को चिढ़ाना, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो हैं उकेरे गए हैं। ये सभी दृश्य अपने शैशव के याद दिलाते हैं। उसके पश्चात है कि माता का आंचल जो शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। वैसे ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, आप इसे लिखिएगा भी नहीं, क्योंकि ये प्रश्न जो है सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि आपकी नज़र में इसका और क्या उपयुक्त जो है शीर्षक हो सकता था। यानी बच्चे का पिता के साथ लगाव, शैशव की मस्त क्रीड़ाएं, माता का वात्सल्य, माता का आंचल, इन तीनों में से केवल अंतिम को ही व्यक्त करता है। अतः यह एकांगी और अधूरा शीर्षक है। तो इसका अन्य शीर्षक ये हो सकता है मेरा शैशव, और या फिर कोई लौटा दे मेरे रस भरे दिन। तो इस प्रकार के जो है ये शीर्षक हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। कि शिशु की जिद में भी शिशु की जिद जो होती है उसमें भी प्रेम का प्रकटीकरण होता है। शिशु जो है वो और माता पिता के सानिध्य में यह स्पष्ट करना कठिन होता है कि माता पिता का स्नेह शिशु के प्रति है या शिशु का माता पिता के प्रति है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, संपूरक होते हैं। बच्चे की जो मुस्कुराहट होती है, शिशु को उनकी गोद में जाने की ललक, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करके अपने प्रेम के प्रकटीकरण करते हैं। माता पिता की गोद में जाने के लिए मचलना उसका प्रेम होता है। इस प्रकार माता पिता के प्रति शिशु के प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना कठिन होता है कि बच्चा भी अपने माता पिता से कई प्रकार से अपने प्रेम को अभिव्यक्त करता है। ये प्रश्न जो मैं अब आपकी जो है पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, ये प्रश्न जो मैं आपको के लिए जो लेकर आई हूँ, ये वो प्रश्न है जो कि मूल्य परक प्रश्न कहलाते हैं। यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जो हैं आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और कई बार इस प्रकार के प्रश्न आए भी हैं। तो इसके लिए जो है आप इन प्रश्नों को भी ज़रूर देखिएगा कि चिड़िया उड़ाते उड़ाते भोलानाथ और उसके साथियों ने चूहे के बिल में पानी डालना शुरू किया। इस घटना का क्या परिणाम निकला। तो खेल में चिड़ियों को उड़ाने के बाद भोलानाथ और उसके साथी को चूहों के बिल में पानी डालने का ध्यान आया। सभी ने एक टीले पर जाकर चूहों के बिल में पानी उलीचना शुरू कर दिया, पानी नीचे से ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। अब यह कार्य करते हुए सभी थक गए। तभी उनकी आशा के विपरीत चूहे के स्थान पर सांप निकल आया। सांप से भयभीत होकर सभी के सभी रोते चिल्लाते बेतहाशा भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई सीधा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी भागते जा रहे थे और भोलानाथ की देह भी लहूलुहान हो गई थी। पैरों के तलवे में अनेक कांटे चुभ गए थे। तो इस प्रकार बच्चों का खेल खेल में लहूलुहान हो जाना, ये भी अपने आप में एक रोमांचक घटना और भयभीत कर देने वाली घटना जो है कहलाती है। प्रश्न पूछा गया है कि माता का आंचल पाठ में वर्णित समय में गांव की स्थिति और वर्तमान समय में गांव की स्थिति में आए परिवर्तन किस प्रकार से हैं। कैसे परिवर्तन हो गए कि पहले गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, आने जाने के साधन कम हुआ करते थे, लेकिन पहले की गांव की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी। आज गांव की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। वहाँ पर बिजली, पानी, परिवहन सभी जैसी जितनी भी सुविधाएं हैं वो नाम मात्र की थी पहले, और लोगों की आजीविका का साधन केवल कृषि था। आज गांव में टेलीविजन के प्रचार और प्रसार से लोगों में एकाकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर वीडियो गेम, टेलीविजन आदि के साथ जो है अपना समय बिताने चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख कर दिया है। पतन का अर्थ होता है किसी चीज का मिट जाना, समाप्ति की कगार पर खड़े होना। अगला प्रश्न है इसमें कि पिता भले ही बच्चे से कितना लगाव रखें, पर माँ अपने हाथ से बच्चे को खिलाए बिना संतुष्ट नहीं होती। तो माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो भोलानाथ के पिता भोलानाथ को अपने साथ रखते हैं, घुमाते फिराते हैं, गंगा जी ले जाते हैं। वे भोलानाथ को अपने साथ चौके में बिठाकर खाना खिलाते हैं। उनके हाथों में से भोजन बनाकर जब भोलानाथ का पेट भर जाता है, और तब जो है उसकी माँ थोड़ा और खिलाने का हट करती है। वे बाबूजी के पेट भर के ना खिलाने की शिकायत करती है और कहती है कि देखिए मैं खिलाती हूँ, माँ के हाथ से खाएगा बच्चा तो उसका पेट भरता है। यह कहकर वह थाली से दही भात मिलाती थी और क्या करती थी, अलग अलग तोता, मैना, हंस, कबूतर आदि पक्षियों की बनावटी नाम लेकर बच्चों का जो है कोर बनाती है और उसे खिलाते हुए कहती है कि खा लो, नहीं तो ये पक्षी सब उड़ जाएंगे। और इस प्रकार से जो है बच्चा जो है वो क्या करता है, सारे के सारे पक्षियों को जो है उड़ाकर जो है सारा खाना चट कर जाता है। अगला 5वां प्रश्न है कि बच्चे जो है रोना धोना, पीड़ा
आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता के अंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। तो इसमें है कि बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे होते हैं, आपसी जो झगड़े होते हैं, रोना-धोना, कष्ट की जो अनुभूति होती है, वो जितनी जल्दी करते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। वे आपस में फिर इसी प्रकार से घुल-मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो माता का अंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का जो है पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते। खेल-खेल में रो देना या हँस देना उनके लिए आम बात होती है। और अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से जो है चूकते भी नहीं हैं। सुख दुख में बेपरवाह होकर वे अपनी ही दुनिया में मग्न रहते हैं। मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था, ये प्रश्न 6 है आपका, पर उसकी सजा जो है भोलानाथ को भुगतनी पड़ी। मूसन तिवारी उसमें जो है एक गांव का एक व्यक्ति था जिसको कि सभी लोग चिढ़ाया करते थे, और उनके साथ खेलने वाला एक जो दोस्त था बैजू, उसने उसे चिढ़ाया, तो उसकी सजा भोलानाथ को भुगतनी पड़ी। माता का आंचल पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हुआ क्या था, एक दिन भोलानाथ और उसके साथी बाग से आ रहे थे और उन्हें मूसन तिवारी यानी कि उनके गुरुजी दिखाई दिए, और उन्हें जो है कम दिखाई पड़ता था। तो साथियों में से ढीठ जो बैजू था, उसने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। अब गुरुजी को जो है इस प्रकार चिढ़ाकर सभी बच्चे घर की ओर भागने लगे। गुरुजी बच्चों को पकड़ने के लिए भागे, परंतु बच्चे हाथ नहीं आए। वे पाठशाला चले गए और पाठशाला से 4 बच्चे भोलानाथ और बैजू को पकड़ने के लिए घर लाए गए। तो शरारती बच्चे तथा अन्य बच्चे तो भाग गए और भोलानाथ को गुरुजी के शिष्य पकड़कर पाठशाला ले आए। जिन बच्चों ने गुरुजी को चिढ़ाया था, उनके साथ रहने के कारण उसे भी, भोलानाथ को भी दंडित किया गया। अगला प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथी खेल ही खेल में दावत की योजना किस प्रकार बना लेते थे? भोलानाथ और उसके साथी खेलते खेलते भोजन बनाने की योजना बना लेते थे। फिर वे सब भोजन बनाने में जुट जाते थे, और घड़े के मुंह का चूल्हा बना दिया जाता था। दिए की कढ़ाई और पूजा की आचमनी कलछी बनाते थे, और वे पानी को घी, धूल और आटा, बालू की चीनी बनाकर भोजन बनाते और सभी भोजन के लिए पंगत में बैठ जाते थे। पंगत का अर्थ होता है पंक्ति में। तो उसी समय बाबूजी भी आकर पंक्ति के अंत में बैठ जाते। उनको देखते ही सभी बच्चे हंसते हुए, खिलखिलाते हुए भाग जाते थे। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथी खेल खेल में फसल कैसे उगाया करते थे? तो खेलते खेलते भोलानाथ और उसके साथी खेती करने और फसल उगाने की योजना बनाते और चबूतरे के घोर पर घिरनी गाड़ कर जो है बाल्टी को कुआं बना लेते थे, और पूंज की पतली सी रस्सी को चुक्कड़ बनाकर और कुएं में लटका दिया जाता था। वो होता ना उस जिससे कि पानी खींचा जाता है ऊपर की तरफ। दो लड़के बैलों की भांति मोट खींचने लगते, चबूतरा, खेत, कंकड़, बीज बनता और वे खेती करते। फसल तैयार होने में देर नहीं लगती और वे जल्दी से फसल काटकर पैरों से उसे रूंध कर ओसाइड कर लेते थे। अगला प्रश्न है कि भोलानाथ की माँ ने उन्हें किस तरह कन्हैया बनाया? तो भोलानाथ जब अपने साथियों के साथ गली में खेल रहा होता है, तभी भोलानाथ की माँ उसे अचानक पकड़ लेती है, और भोलानाथ के जो है लाख ना नुकर करने पर भी उसके ऊपर चुल्लू भर कड़वा तेल यानी कि सरसों का तेल सिर पर डालकर उसे जो है भर देती थी, सराबोर कर देती थी तेल से। उसकी नाभि और लिलार पर काजल की बिंदी लगा देती है, बालों में चोटी गूंथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांधती और रंगीन कुर्ता टोपी पहनकर जो है उसे कन्हैया बना देती थी। ये प्रश्न बहुत बार आया बच्चों कि भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उन्हें गंगा तट पर ले जाते और लौटते समय पेड़ों के डाल पर झुलाते। उनका ऐसा करना किन किन मूल्यों को उभारने में सहायक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पर बिठाते, पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए हुए गंगा तट पर जाते और मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। वहां से लौटते हुए उसे पेड़ों की झुकी हुई डाल पर जो है झुला देते थे। उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का उदय और विकास होगा। ये मानवीय मूल्य इस प्रकार से हैं, कैसे कि भोलानाथ के द्वारा जो है अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होने से उसमें क्या आता है, धार्मिक भावना का उदय होगा। प्रकृति में लगाव और उत्पन्न होने के लिए प्रकृति का सानिध्य आवश्यक होता है। तो भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है। ऐसे में उसमें प्रकृति के अनेक लगाव की भावना उत्पन्न होगी।
मछलियों को निकट से देखने और उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतुओं के प्रति लगाव और दया की भावना भी उत्पन्न होती है। नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने का भावना का उदय और विकास होगा। और वृक्षों से निकटता होने पर उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ के पेड़ों के संरक्षण की भावना भी उनमें विकसित होगी। तो इस प्रकार से बच्चों आपके ये प्रश्न थे जो कि आज हमने किए, और इन प्रश्नों को आशा करती हूँ आपने समझ लिया होगा और आप अपने नोटबुक में इन्हें उतार भी लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथ साथ उतारते हुए इन्हें याद भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय।